नमस्कार प्यारे बच्चों, वीणावादी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे अपठित गद्यांश। आप जानते हैं, छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, 7 से 10 नंबर का अपठित गद्यांश का प्रश्न तो प्रश्न पत्र में अवश्य ही आपको मिलता है और समय सीमा भी होती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम समय में हम यह प्रश्न कुशलतापूर्वक कर लें। तो आइए जानें कि वह कौन सी आसान सी ट्रिक है जिसकी मदद से कम समय में हम यह 7 से 10 अंक दिलाने वाला प्रश्न आसानी से हल कर लें। लेकिन उससे पहले वीणावादी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो की जानकारी संदेश द्वारा आप तक पहुंचती रहे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल्स के माध्यम से आप अपनी हिंदी व्याकरण की जो जानकारी है उसे और पुख्ता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपठित गद्यांश। सभी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए यह बहुत उपयोगी है। तो अपठित गद्यांश की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि वह गद्यांश जो आपने पहले ना पढ़ा हो। अपठित का मतलब है अनसीन, आपके पाठ्यक्रम से बाहर का जो है, आपके पाठ्यक्रम से हिंदी की साहित्य की पुस्तकों से संबंधित नहीं होना चाहिए, वह बाहर का है। इसीलिए इसको अपठित कहा जाता है, अनसीन कहा जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि कौन से नियम हैं, अपठित गद्यांश करते समय किन बातों का हम ध्यान रखें। ठीक है, आइए जानते हैं सबसे पहले अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश जो है प्रश्न पत्र का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से नहीं पूछा जाता। यह अंश साहित्यिक पुस्तकों या पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। ऐसे गद्यांश का स्तर, विषय वस्तु और भाषा शैली हालांकि पाठ्य पुस्तकों की जैसी ही होती है। प्रायः छात्रों को यह अपठित अंश हल करना कठिन जान पड़ता है और वे सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक नहीं दे पाते। और इसका एक ही मात्र कारण है कि उनके अभ्यास की कमी है। जितना हम अभ्यास करेंगे, लिखित अभ्यास करेंगे और पठन का अभ्यास करेंगे, यह रीडिंग कुशलता के अंतर्गत ही आता है। तो रीडिंग स्किल के अंतर्गत ही है, पठन से जुड़ा हुआ है अभ्यास। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जैसे अनुच्छेद है, लेख है, कहानी इत्यादि है। जितना आपका पठन होगा, पठन कौशल होगा, उतना अच्छा आप यह पठित गद्यांश कर पाएंगे। और इन गद्यांशों को हल करने से हमें फायदा क्या है भाषा ज्ञान में? भाषा ज्ञान तो बढ़ता ही है, नए नए शब्द, मुहावरे, वाक्य रचना का हमारा व्यावहारिक ज्ञान बढ़ता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, भाषिक योग्यता आती है, प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ अलग अलग संदर्भ में उन के प्रयोग से परिचित होते हैं। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है। इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि होती है, रचनात्मक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय वे कौन सी तथ्य हैं, बातें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले गद्यांश को 2 बार हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और तीसरी बार हम प्रश्नों को पढ़ लें जो गद्यांश में दिए हुए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए या रेखांकित करते हुए, मार्क करते हुए फिर से तीसरी बार गद्यांश को पढ़ना चाहिए। उसका मूल भाव यानी कि थीम सोच लें। गद्यांश की थीम से रिलेटेड, उससे संबंधित ही उसका मूल भाव होगा, संदेश होगा। अगर अभी भी कुछ शब्दों के अर्थ बच्चों नहीं समझ आ रहे हैं आपको, तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करो। अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से, थीम से मिलाने से प्रयास करिए। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। आप प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करो, रेखांकित करो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है शीर्षक। तो शीर्षक यानी कि टाइटल, ज्यादातर बच्चे ये 2-3 लाइन में लिख देते हैं।
कम जानकारी के अभाव में। तो शीर्षक, आपने इतनी कहानियां अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी हैं, 2 या 3 शब्दों से ज्यादा शीर्षक पढ़ा है आपने? कहीं कहीं अपवाद रूप में एक पंक्ति में शीर्षक होता है, नहीं तो हमेशा अच्छा सटीक शीर्षक 1 शब्द, 2 शब्द, अधिक से अधिक 3-4 शब्द में होना चाहिए। जो थीम है वही शीर्षक है। प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान रखिए कि भाषा शैली आपकी अपनी हो। अगर आप पठित काव्यांश है तो काव्यांश के रूप में उत्तर नहीं देंगे, बल्कि गद्यांश के रूप में अपनी भाषा में उत्तर देंगे। और हाँ, ये भाषा आपकी सरल, सुबोध, प्रभावमयी हो, फ्लो हो, उसमें क्रम हो, और गद्यांश पर आधारित ही उत्तर हमें देने चाहिए। अपने विचार या अपनी राय पेश नहीं करनी चाहिए। अति लघुत्रात्मक तथा लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा अलग अलग होती है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्नों का जवाब शॉर्ट एंड क्रिस्पी, सटीक शब्दों में हो, घुमा फिरा कर जवाब ना दे, जितना आवश्यक हो उतना ही लिखें। आइए एक आसान सा छोटा सा भी पहले एक गद्यांश देखते हैं। केला एक लोकप्रिय फल है जिसका इस्तेमाल अमीर गरीब सभी समान रूप से करते हैं। यह फल पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका पेड़ भी बहुत उपयोगी होता है। केले के पेड़ के बारे में बात हो रही है, तो आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? केला। शुरू में ही वह शब्द आ गया कि यहाँ पर उपयोगी फल, लोकप्रिय फल, और उसके क्या उपयोग है कि वह पौष्टिक है, औषधीय गुणों से युक्त है, तो हम इन्हें मार्क करते हुए चलेंगे, है ना। तो हिंदू स्त्रियां केले के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। दीपावली तथा अन्य त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर केले के पेड़ के नीचे से तोरण द्वार सजाए जाते हैं। केले के पेड़ से तोरण द्वार मतलब जो बंधनवार लगाते हैं हम दीपावली पर, दरवाजे पर सजाते हैं फूल पत्तों की मालाएं। केले के पत्तों को शुभ माना जाता है। धार्मिक समारोहों, विवाह और पूजा पाठ में इनका प्रयोग किया जाता है। ये केले के पेड़ के उपयोग बता दिए। इसके पत्ते में भोजन करने का एक अलग ही आनंद है। आपने देखा होगा दक्षिण भारतीय तो केले के पत्ते पर ही इडली, डोसा, सांभर, चावल, रसम खाते हैं। केला खाने से तंदुरुस्ती बढ़ती है, मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है अच्छा रहता है, हम ताकतवर बनते हैं, सेहत बनती है। वजन बढ़ाने में तो ये बहुत ही सहायक है। इसमें अब कौन से तत्व मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिनों की बहुत अच्छी मात्रा होती है। अब देखिए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न बच्चों 2 तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो विस्तृत रूप में और एक है बहुविकल्पीय रूप में। ज्यादातर ये 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, केले के फल की क्या विशेषता होती है? केले के फल की विशेषता होती है, तो जिस अंदाज में प्रश्न पूछा जाता है उसी अंदाज में, यानी कि प्रश्न से लैंग्वेज लेते हुए हम अपने शब्दों में उत्तर ढाल लेते हैं। केले के फल की यह विशेषता होती है कि यह फल पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। केले के पेड़ में कौन कौन से तत्वों की अच्छी मात्रा होती है? केले के पेड़ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। यह वजन बढ़ाने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 3, केले का क्या क्या उपयोग होता है? केले के फल खाने के अलावा इसके कच्चे फल व फूल की सब्जी बनाने में भी उपयोग होता है, और आजकल तो केले का शेक भी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, गद्यांश में आई कोई दो विशेषण शब्द लिखिए। केले के लिए देखिए विशेषण शब्द आए हैं, यह लोकप्रिय है, यह पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, और इस तरह से हम मीठा भी लिख सकते हैं। केले का फल मीठा होता है, हलवा जैसा होता है। देखो कुदरत, भगवान जी की माया, पेड़ पर हलवा बना के इंसान के लिए खाने के लिए लटका दिया।
हलवाई तो जैसा होता है ना। और प्रश्न संख्या 5 देखो बच्चों, गद्यांश में आया विलोम शब्द का जोड़ा। एक या दो प्रश्न व्याकरण से संबंधित होगा, चाहे गद्यांश में से पर्यायवाची पूछ लें, विलोम शब्द पूछ लें या विशेषण पूछ लें, तत्सम तद्भव पूछ लें, होंगे जरूर एक या दो प्रश्न व्याकरण आधारित। तो यहाँ पे हमने अभी विशेषण पूछा और अब देखिए विलोम शब्द। तो इसमें विलोम शब्द के जोड़े आए हैं, आपको छांटना है कौन सा सही है। ऊंच नीच, अलग, आनंद, उल्टा सीधा, अमीर गरीब। अमीर गरीब आया है ना, ये अमीर गरीब सभी तरह के लोग केला खाना पसंद करते हैं और खा सकते हैं, अफोर्डेबल है वो, उसे वो उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है ना। कॉमन मैन के लिए तो बहुत उपयोगी है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, शीर्षक थीम से संबंधित होता है, जिस थीम पर वो पैराग्राफ होता है। थीम मतलब मुख्य विषय। तो यह जो गद्यांश है आपने देखा, इसकी थीम है केले का फल या केले का पेड़। इस तरह से हमने एक गद्यांश हल किया। आओ दूसरा गद्यांश देखें। दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र राक्षस रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। अमावस्या की रात जगमग हो गई थी। तभी से लोग दीपावली मनाने लगे। दिवाली भी इस त्योहार को कहा जाता है बच्चों। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, एक दूसरे के घर मिठाइयाँ देने जाते हैं, घर के द्वार पर सुंदर रंगोली बनाते हैं, तोरण बांधते हैं। बंधनवार यानी कि शाम के समय लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर लक्ष्मी और गणेश की आरती करते हैं। कुछ बुरे लोग इस दिन जुआ भी खेल लेते हैं, जो कि गंदी बात है, और पटाखे जलाते हैं। यह एक बुरी प्रथा है। प्रथा मतलब परंपरा, ट्रेडिशन। इस बुराई को समाज से खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि सोचो, जब रावण को मार के भगवान राम अयोध्या वापस आए तो बारूद वाला पटाखा होता था? तब नहीं होता था। लोगों ने तो सिर्फ घी के दिए जलाए, रंगोली बनाई, मिठाई बनाई। अमावस की रात थी, दिए जला के उनका रास्ता जगमग जगमग कर दिया ताकि उन्हें आने में कोई कठिनाई ना हो। तो हमें उसके मूल स्वरूप में ही त्योहार को मनाना चाहिए। खुशी से संबंधित है तो हमें खुशियां बांटनी चाहिए। जो गरीब हैं उनको फल, मिठाई, वस्त्र देकर उन्हें हम खुश कर सकते हैं। वो दुआ देंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। त्योहार की पवित्रता बनाए रखना ही हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए बच्चों, है ना। तो जो बुराई है उसे समाज से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि उससे प्रदूषण भी फैलता है। पटाखों से धुआं फैलता है ना, और जुआ खेलने से मानसिक बीमारियां फैलती हैं। इस तरह से दीपावली जो है खुशियां बांटने का त्योहार है। अब देखिए इसके आधार पर प्रश्न देखिए। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान राम राक्षस रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तो लोगों ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए। दीपा दीपावली किसका पवित्र त्योहार है? किसका पवित्र त्योहार है बताइए? आप पीछे से गद्यांश में से फिर से देखो जरा। दीपावली रोशनी का त्योहार है, खुशियां मनाने का त्योहार है। और दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है? दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली पर लोग क्या करते हैं? दीपावली पर लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, घर सजाते हैं, बंधनवार लगाते हैं, तोरण यानी कि रंगोली बनाते हैं, घी के दिए जलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। गद्यांश में से कोई छांट कर दो शब्द, जैसे एक तो दीपावली हो गया, लोग हो गया, मिठाइयां हो गई, है ना। अब है प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिए हम पटाखे नहीं जलाएंगे, धुआं नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे। हम जो है सज धज के
खुशियां मनाएंगे और खुशियां बांटेंगे। अब विस्तृत कार्य बच्चों, मैंने यह आपके लिए एक कहानी ली है। दैनिक जागरण संस्कार शाला की बहुत अच्छी कहानियां आती हैं जो हमें बहुत अच्छे संस्कार आदतें सिखाते हैं। हमें पत्र पत्रिकाएं से यह अपठित गद्यांश, जहाँ छोटी छोटी कहानियां हैं बच्चों के मतलब की, वह पढ़नी चाहिए और उसके आधार पे हमें प्रश्न भी बनाने चाहिए, उत्तर भी बनाने चाहिए। तो हमारा एक बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। नए नए शब्द हम सीखेंगे, नई नई बातें सीखेंगे, है ना। तो दी गई कहानी को पढ़कर उसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए और ध्यान रखिए 8 से 10 मिनट में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर लिख जाने चाहिए। धन्यवाद। आपसे विनती है कि वीणावाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने हिंदी व्याकरण की जानकारी को बढ़ाएं। शुभ दिवस।